ज्ञान विविध चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का अध्याय नंबर 17 पाचक कहानी है ये, जिसके लेखक है और कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार जी, जो कि मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में भी जिनको जाना जाता है। और ये एक प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, निबंधकार और एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में इनकी छवि है वो उभर कर सामने आती है। तो पहले हम इस कहानी के बारे में अगर बात करते हैं, ये भी एक मनोवैज्ञानिक की कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आता है। जो बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। लेकिन कहानी पढ़ने से पहले है हम इनका जीवन परिचय है, लेखक परिचय है वो जान लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म है वो 2 जनवरी, पहले इनके हम जन्म की बात करते हैं। जन्म इनका हुआ था 2 जनवरी 1905 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के कोडियागंज कस्बे में हुआ। कोडियागंज कस्बे में, उत्तर प्रदेश के कोडियागंज कस्बे में होगा। अगर उत्तर प्रदेश के जिले की बात की जाए तो जिला था इनका अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कोडियागंज कस्बे में इनका जन्म है वो 2 जनवरी 1905 को हुआ था। अब देखिए इनका जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी, तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी जैन ब्रह्मचर्य आश्रम था, हस्तिनापुर। कहाँ था ये? हस्तिनापुर। जैन ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो हुई थी। बाद में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, अपने आगे की जो पढ़ाई है मैट्रिक की परीक्षा है, यानी कि अपनी 10वीं है मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने कहाँ से उत्तीर्ण की थी? पंजाब से की थी। पंजाब से कब की थी? 1919 में। देखिए इनके अगर इनके देखो जन्म इनका 2 जनवरी 1905 उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज कस्बे में हुआ था। तो कुछ 2 वर्ष के बाद इनके पिता का देहांत हो जाता है। तो इनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी है वो किस पर आ जाती है? इनकी माता पर है वो आ जाती है। इनकी माता और मामा ने मिलकर इनका पालन पोषण है वो किया था। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है जैन ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में होती है। इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा आगे की पढ़ाई वो पंजाब से की थी। कब की थी? 1919 में की थी। अब इनके जो पिता थे इनका नाम प्यारेलाल था और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। पिता के अगर नाम की बात की जाए, पिता प्यारेलाल और माता श्रीमती रमा देवी, इनकी माता का नाम था। तो पिता की मृत्यु 2 वर्ष, इनके जन्म के 2 वर्ष के बाद में पिता की मृत्यु हो जाती है। तो पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? माता पर आ जाती है। माता और मामा ने मिलकर इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। पालन पोषण किया था। अब देखिए बाद में ये इनके जो 1928-29 में इन्होंने अपना साहित्यिक क्षेत्र में कार्य आरंभ किया था। देखिए मैट्रिक की परीक्षा जो इन्होंने 1919 में है वो कहाँ से कर ली थी? पंजाब से कर ली थी। बाद में इन्होंने उच्च शिक्षा है वो कहाँ से ली थी? उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन उच्च शिक्षा को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। किस कारण से छोड़ दिया था? क्योंकि 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा 1921-22 में जो असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग
के रूप में कूद पड़े थे। तो इन्होंने अपनी जो ये उच्च शिक्षा थी इसको क्या छोड़ दिया था, बीच में ही छोड़ दिया था, पूर्ण कर दिया था। विश्वविद्यालय से की थी लेकिन अपनी इस शिक्षा को क्या इन्होंने अधूरी छोड़ दिया था। किस कारण से छोड़ दिया था कि 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया था। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में ये कूद पड़े थे और इस कारण इनको कई इन्होंने आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ये जेल भी गए थे, इन्हें कारावास भी मिला था। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का इन्हें कारावास मिला था। 3 वर्ष का, 3 वर्ष तक ये जेल में भी रहे थे। फिर 1928-29 में, 1921 के बाद में ये 1928-29 में इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना कदम रखा था। साहित्यिक क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। देखिए बहुत ही एकदम स्टेप बाय स्टेप है वो इनका ये जीवन परिचय वो चलता है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज कस्बे में हुआ था। इनके पिता प्यारेलाल थे, इनकी माता का नाम श्रीमती रमा देवी थे। पिता का देहांत है वो 2 वर्ष इनके जन्म के 2 वर्ष के बाद में हो जाता है। तो इनका पालन पोषण इनकी माता और मामा के द्वारा किया जाता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जैन ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर में हुई थी। वहीं पर इनका नामकरण भी हुआ था। पहले इनका नाम बचपन का इनका नाम है वो आनंदी लाल था। बचपन का इनका नाम क्या था? बचपन में इनको आनंदी लाल इनका नाम था। और यहाँ पर हस्तिनापुर में ही इनका नाम है वो जैन जो ब्रह्मचर्य आश्रम था इसमें इनका नामकरण भी होता है। इनका नामकरण भी होता है और इनका नाम है वो क्या बन जाता है? जैनेन्द्र कुमार के नाम से इनको जाना जाता है। यहीं पर इनका यानी कि जैन ब्रह्मचर्य आश्रम हस्तिनापुर जहाँ पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली थी इससे पहले इनका नाम आनंदी लाल था। इनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और बाद में यहाँ पर इनका नामकरण होता है। और इस नामकरण से किस नाम से? ये जैनेन्द्र कुमार के नाम से इनकी पहचान है वो यहाँ बनती है। जैनेन्द्र कुमार के नाम से फिर आगे इनका नामकरण है वो आगे चलता है। और इनके बेटे के पीछे इन्होंने पंजाब से 1919 में पास की थी। इसके बाद में उच्च शिक्षा इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की थी लेकिन इनको अधूरी छोड़ देते हैं। किस कारण से? क्योंकि 1921 में असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़ते हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने भाग लिया था। इस कारण से इन्हें जेल भी जाना पड़ता है। 3 वर्ष तक ये जेल में भी रहे थे, कारावास में रहे थे। इसके बाद 1928-29 में इन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में अपना कार्य प्रारंभ किया था। अब इनकी रचनाओं की बात कर ली जाए, रचनाएं इनकी कौन कौन सी थी? तो देखिए जैनेन्द्र कुमार जी है, अगर उनके रचनाओं के बारे में देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि एक प्रसिद्ध विचारक थे, चिंतक के रूप में इनको पहचान मिलती है। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में इनको जाना जाता है, एक निबंधकार के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में इनकी पहचान है। तो इन्होंने जैनेन्द्र अपनी कहानियों और उपन्यासों में हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन करने वाले हैं। कहते हैं कि हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा यानी कि कहानियां तो पहले भी लिखी जाती थी लेकिन एक मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन करने वाले कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी ही है। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी उभर कर आती है। इन्होंने न केवल साहित्यिक क्षेत्र में चिंतन किया बल्कि दर्शन के क्षेत्र में किया, समाज के क्षेत्र में किया, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी इन्होंने चिंतन है वो किया था, विचार है वो किया था। इसलिए एक चिंतक के रूप में भी इनकी छवि है वो उभर कर सामने आती है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित कई विषयों पर है वो अपनी लेखनी है वो चलाई है, अपने विचारों को प्रकट है वो किया है। और इनकी लगभग 200 कहानियां हैं वो प्रकाशित हुई है। 200 कहानियां हैं इनकी जानी जाती है। जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में है वो प्रकाशित हुई थी। जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई थी। इनकी लगभग कितनी कहानियां हैं? 200 कहानियां इन्होंने लिखी है। इन्होंने न केवल कहानी लिखी है बल्कि इन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, अनुवाद भी इन्होंने किया है, संस्मरण भी इन्होंने लिखे
1928 में विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई थी। अगर इनके उपन्यासों की हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से है वो उपन्यास लिखे हैं, उपन्यास इनके देख लेते हैं। तो उपन्यास है परत सुनीता। जैसा कि मैंने पहले तय किया कि एक सशक्त उपन्यासकार के रूप में भी इनकी छवि है वो उभर कर सामने आती है। तो इन्होंने परत सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और कल्याणी, सुखदा, अगर इनके उपन्यासों की हम बात करें परत पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है वो रहा है। इसके बाद है विवर्त, कल्याणी, सुखदा, अनाम स्वामी जयवर्धन, ये इनके उपन्यास है वो रहे। एक इनका उपन्यास मुक्ति बोध भी है वो जाना जाता है। मुक्ति बोध बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है। मुक्ति बोध वो भी मेरा एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगर हम इनकी कहानी संग्रह की बात करते हैं, कहानी संग्रह को हम देखते हैं तो फांसी इनकी पहली कहानी मानते हैं। फांसी कहानी जो कि कब हुई थी 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आती है वातायन, 1930 में हुई थी वातायन। आप सभी जानते हो किसके लिए आता है, खिड़की के लिए आता है। वातायन 1930 में हुई थी। फिर आता है नीलम देश की राजकन्या, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कहानी संग्रह है नीलम। बहुत बार आपने शायद इसका नाम भी सुना होगा, नीलम देश की राजकन्या। 1933 में ये प्रकाशित हुई थी। 1933 में इसका समय जाना जाता है। देखिए फांसी 1929, वातायन 1930, एकदम क्रमबद्धता है चल रही है। नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934 इनकी अगली कहानी संग्रह है एक रात जो 1934 में 1929, 1930, 1930 के बाद 2 साल छोड़ के 1930, 31, 32, 3 साल छोड़ के 33 में है नीलम देश की राजकन्या हुई थी। फिर 1934 में अगले ही साल है एक रात वो 2 चिड़िया। 1935 में 2 चिड़िया, 1935 में 2 चिड़िया जो कहानी संग्रह वो 1935 में इनका प्रकाशित हुआ। वो 5 जो कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है वो कब हुई थी 1942 में। पाजे कब हुई थी 1942 में प्रकाशित हुई। कब 1942 में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये हमने इनकी कहानी है, कहानी संग्रह है वो देखिए। इसके बाद में अगर इनकी निबंधों की बात करते हैं, निबंध संग्रह देखते हैं। निबंध संग्रह की बहुत सशक्त निबंधकार के रूप में भी इनकी छवि है वो उभर कर सामने आती है। तो प्रस्तुत प्रश्न, अगर इनके निबंध संग्रह की हम बात करते हैं, परत ये कहानी संग्रह हो गई। इसके बाद में निबंध संग्रह में आती है आपने प्रस्तुत प्रश्न। 1936 में हुआ था ये कहानी है, निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न 1936 में प्रकाशित हुआ था। आता है अपनी जड़ की बात 1945 में। 1945 में जड़ की बात निबंध संग्रह है इनका जड़ की बात जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद में पूर्वोदय आते हैं 1951 में। पूर्वोदय 1951 में प्रकाशित हुआ था ये पूर्वोदय 1951 में। साहित्य का श्रेय व प्रेय बहुत ही महत्वपूर्ण इनका निबंध संग्रह है। साहित्य का श्रेय व प्रेय जो 1953 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का श्रेय व प्रेय बहुत बार आपने
साहित्य का श्रेय व प्रेम निबंध संग्रह है वो किसका है? वो चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और यह ऐसे दे दिया जाता है कि जैनेन्द्र जी के जो निबंध है उनका क्रम बताइए, कहानियों का क्रम बताइए। इस तरह से क्वेश्चन भी है वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में है वो पूछा जाता है। जैसे कि जैनेन्द्र जी की कहानी है वो दे दी जाती है और उनका सही क्रम में उनको मिलान करना होता है। तो फांसी 1929 में, बाधाएं 1930 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, एक रात है वो 1934 में, दो चिड़िया है वो 1935 में, पांचेय है वो 1942 में इनकी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। अगर निबंध संग्रह भी है वो भी कई बार है क्रम से पूछ लिए जाते हैं। तो प्रस्तुत वर्ष 1936 में, 1945 में जड़ की बात, पूर्वोदय है वो 1951 में और साहित्य का श्रेय व प्रेय है ये अपना हुआ था 1954 में। 1954 में साहित्य का श्रेय व प्रेय, सॉरी 1953 में हुआ था, 1953 में साहित्य का श्रेय व प्रेय 1953 में। और मंथन जो था वो भी 1953 में हुआ था, मंथन 1953 में। तो ये इनके और काम और परिवार है वो भी एक 1953 में ही प्रकाशित, 1953 में इनके 3 निबंध संग्रह वो प्रकाशित होते हैं, साहित्य का श्रेय व प्रेय, मंथन, प्रेम और काम, प्रेम और परिवार, ये 1953 में ही प्रकाशित हुआ था। और ये और वे इनके संस्मरणात्मक निबंध है जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। ये और वे 1954 में जो कि ये संस्मरणात्मक है इनका निबंध है। अब इनके अगर नाटक की बात की जाए तो इनके 2 नाटक है वो सामने आते हैं, एक तो मंदाकिनी, एक आता है पाप और प्रकाश, ये 2 नाटक उभर कर सामने आते हैं। अब अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो जैसे मैंने अभी उपन्यास पढ़ाते समय बताया था, जो परख जो उपन्यास था, परख उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो मिला था। कब मिला था? पहले अगर पुरस्कार की बात की जाए तो पद्म भूषण इनको पुरस्कार है वो मिला था, भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था 1971 में। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था। दूसरा पुरस्कार है इनको मिला था परख जो ये अपना उपन्यास है परख, इन पर इसको मिला था 1979 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार है वो इनको मिला था। अब ये इनकी देखिए जन्म हो गई, रचनाएं हो गई, इनका जीवन हो गया। और अब इनके अगर भाषा की बात की जाए तो उन्होंने बड़े ही मनोवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया है, सरल सुबोध भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य जगत को प्रदान की है। अब इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु है 24 दिसंबर 1988 को कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इनके निधन की अगर बात की जाए कि इनका निधन है वो 24 दिसंबर 1988 को कहाँ हुआ था? दिल्ली में इनका निधन है वो हुआ था। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य जगत को दी है। तो अब देखिए, और अब हम इनके जो अपना पाठ परिचय है उसके बारे में कुछ बातें हैं वो कर लेते हैं। अपने जो पाठ्य पुस्तक में संकलित कौन सा है? पांचेय कहानियां, जो तो प्रकाशित हुई थी 1942 में प्रकाशित हुई थी। तो पांचेय जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की बाल मनोविज्ञान पर ही आधारित कहानियां, बड़ी ही रोचक सजीव। और इस कहानी को पढ़ेंगे तो ऐसे लगता है कि सारी घटनाएं मानो हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रही हो। एक सजीवता इसमें दिखती है, एक रोचकता कि जब एक ये संवाद को हम पढ़
आशुतोष की भी यही स्थिति है, जब उसे भयभीत किया जाता है तभी वो कुछ नहीं बोलता है और उसके मौन को अपराध है वो मान लिया जाता है। पाजेव ने तो आशुतोष ने पाजेव चुराई थी, न उसने छुन्नू को दी थी अपने मित्र को, और न ही पतंग वाले को बेची थी। फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक करके सारे अपराध है वो स्वीकार करता चला जाता है, परंतु अंत में बुआ के आने पर वो निरपराध सिद्ध हो जाता है और सारी स्थिति है वो साफ हो जाती है। तो इस तरह से जैनेंद्र कुमार जी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक भाषा के माध्यम से बड़े मनोवैज्ञानिक समाज बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए ऐसे सुंदर संक्षिप्त संवादों का प्रयोग इस कहानी में इन्होंने किया है। तो हम कहानी है उसकी ओर चलते हैं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चढ़ी है, पैरों में पड़कर बड़ी अच्छी मालूम होती है, उसकी कड़ी आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है। पाजेब का तो मानो निज का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती है। अब चर्चा चलती है, आसपास से सुनाई देती है कि बाजार में एक नई प्रकार की पाजेब आई है, उसकी कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बड़ी ही लचीली है और पाजेब ऐसी है कि जिस भी पाँव में पड़ो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेंगे, उसका अपना स्वयं का कोई आकार है वो नहीं है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही छोटे बड़े सबके पैरों में वही पाजेब है देखने को मिलती है। तो मुन्नी होती है, मुन्नी जो कि इस कथा है वो कहानी है, इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी है इसके इर्द गिर्द है वो घूमती है, मुन्नी से ही शुरू होती है और मुन्नी की पाजेब पर ही जाकर खत्म होती है। तो पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है। तो मुन्नी जो कहती है कि बाबूजी हम भी पाजेब पहनेंगे, छोटी सी बच्ची है लेकिन पाजेब पहनने के लिए जिद करती है, बोली भला करना है 4 वर्ष की उम्र की और पाजेब पहनेगी। पिता कहता है अच्छा देखने में 4 वर्ष की हुई नहीं है कि पाजेब पहनेगी, लेकिन कहते हैं नहीं हम तो पाजेब पहनेंगे। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोले कि हाँ वही जैसे रुक्मिणी पहनती है, जैसे शीला पहनती है। तो पिता ने कहा कि कैसी पाजेब? तो कहते हैं कि जैसे मेरी सहेलियाँ पहनती है, रुक्मिणी पहनती है, शीला पहनती है, वैसी पाजेब मुझे भी पहनना है। और हम सभी जानते हैं बच्चे हैं वो अपने माता पिता के सामने जिद करके अपनी बात है वो मनवा ही लेते हैं। इसी प्रकार से जो मुन्नी होते हैं वो भी अपनी बात है वो मनवाने के लिए पाजेब दिलवाने के लिए पिता को राजी कर लेती है। उस वक्त तो फिर मुन्नी के किसी काम में बहल जाते हैं। पहले तो उसे बहला दिया जाता है पिता ने, लेकिन दोपहर आई कि मुन्नी की बुआ कब है, मुन्नी सहजवान दोपहर तो उसकी बुआ आ जाती है। अब तो कहने ही क्या बुआ आ गई तो और उसको शय मिल जाती है और वो फिर से रह जाती है। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, बहुत मिली और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब आपकी इतवार को जरूर लेके आऊंगी। तो बुआ ने उसे आश्वासन दिया कि ठीक है इस बार तो मिठाई का आपकी इतवार को यानी संडे को रविवार को जब मैं आऊंगी तो तेरी पाजेब है जरूर लेकर आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले भी आई। अब जैसा बुआ ने कहा था वैसा कर भी दिया। मुन्नी उसे पहनकर कुर्सी के मारे खूब उछल कूद करती है। उसका भाई जो आशुतोष था वो भी उसकी अंगुली पकड़कर आस पड़ोस के सबको दिखाने के लिए ले जाता है, रुक्मिणी के पास जाता है। रुक्मिणी को कहता है देख मेरी पाजेब, शीला को अपनी पाजेब दिखाता है। सबने पाजेब पहने देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच में चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों के टखनों के चारों लिपट कर चुपचाप बिछी हुई सुगड़ लग रही। सुगड़ मतलब सुंदर कि उस नन्ही सी बालिका के पैर में वो पाजेब 3-4 लड़ियों की और ऐसी सुंदर लग रही थी, ऐसी सुगड़ लग रही थी मानो उसके पैरों में 4 चांद लगा दिए हो उसने। और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसकी तो मन चाही इच्छा है वो पूरी हो गई थी। हमारे जो महाशय आशुतोष की बात करते हैं जो मुन्नी के बड़े भाई थे। पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए, पर हाथ पकड़कर बढ़िया मुन्नी को पाजेब से दिखाने के लिए आसपास देखे। मुन्नी की पाजेब का गौरव उसे अपना मालूम होता था। भाई था भाई, उसकी बहन सुंदर लग रही है तो उसे तो पहले तो लगा कि मेरी बहन सुंदर लगती है, अपने आप को भी वो कुर्बान महसूस करता है, उसकी अंगुली पकड़कर सबको दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन दूसरी इच्छा मुझे भी अपनी बात हो जाती है, मुन्नी को पाजेब दिलाई तो मुझे भी कुछ ना कुछ चाहिए, मैं भी कुछ ना कुछ लूंगा, मुझे भी बाइसिकल चाहिए, साइकिल दिलवाई मुझे भी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं लगा कि मुन्नी को पाजेब तो हम भी बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा अच्छा बेटा आपके जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल है वो दिलवा दूंगी। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे, अभी की अभी चाहिए। जैसा कि बच्चे हैं जिद कर बैठते हैं कि ये चीज़ हमें अभी की अभी लेनी है। हम सभी जानते हैं हमारे आसपास हमारे घर परिवार में हम बच्चों को देखते हैं तो कैसे वो अपनी बात को मनवाने के लिए है वो रूठ जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, रूठ जाते हैं, रूठ कर बैठ जाते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। वो सबसे बड़ा हथियार उनके आंसू, उनका रोना, उसका चलाते पहले रूठते हैं, है ना, खाना नहीं खाते हैं, इस तरह के करते हैं। फिर अगर वो भी उसका हथियार को नहीं चलता है रूठने से और खाना नहीं खाने से भी घर वाले नहीं मानते हैं तो अंतिम हथियार चलाते हैं अपना कौन सा, रोने वाला, और रोने लग जाते हैं। आंसू के सामने, बच्चों के आंसू के सामने माता पिता है वो पिघल जाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है।
एक बात ये कि रात हो जाती है, रात के समय में वो श्रीमान है वो बैठे रहते हैं, तो मुन्नी की माँ है वो आकर कहती है कि क्यों जी तुमने पाजियों को कहीं देखा है? तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पाजी मैं क्या करूँगा पाजियों का, क्या मतलब है तुम्हारा? बोली देखो कहाँ मेज पर तो नहीं है, एक दो है उसमें कि एक दूसरे पैर की मिलती मिलते थे, एक तो मिल रही है लेकिन दूसरे पैर के नहीं मिलते। देखे अपने आसपास, देखे कहीं मेज के आसपास, देखे कहीं गिर तो नहीं गई है। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, नहीं गई होगी, देखिए मिल जाएगी, इधर उधर देखिए रख दी होगी, इधर उधर खोल के मिल जाएगी। तो उठा पटक है वो शुरू होती है पाजियों को ढूंढने के लिए। एक पाजियों को हो जाती है, सब जगह बारी में किताबों को टटोल टटोल कर देखा जाता है। मैंने कहा कि यहाँ क्या पिता थे, वो कहते भाई मेरे कमरे में वो उसके पैर तो है नहीं जो चल के आ जाएगी, जहाँ रखी होगी वहीं देखो ना, वहीं ढूंढो ना। बदला में कि मैंने दोपहर के बाद 2 बजे उठा कर दोनों अच्छी तरह से संभाल कर नीचे वाले बक्से में रख दी थी। अब देखो एक है दूसरी नहीं मिल रही। अरे भाई बक्से में रख दी तो वहां से क्या वो उड़ के थोड़ी ना आ गई, कहाँ चली गई? बक्से नहीं होगी, देखो अगर तुमने संभाल के रखी है तो जरूर वहीं होगी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहां से ले लो, वहां नहीं तो फिर किसी ने निकाल ली होगी। अब भाई बक्से में अगर तुमने संभाल के रखी तो अपने आप से तो चल के आ नहीं सकती, या तो किसी ने निकाल ली है उसे वहां से। तो श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, वो ना वो बंसी नौकर ने उसे निकाला है, क्योंकि जब मैं उसे रख रही थी तो वो देख रहा था, उसने देखा था, वो वहाँ मौजूद था, उसको पता था कि मैंने बक्से में रखी है, जरूर बंसी नौकर ने निकाली है। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। तो मैंने कहा कि पूछ लो बंसी से, कहता वो तो मना कर रहा है, उसको तो नहीं पता। श्रीमती जोर से बोली कि फिर मैं क्या बताऊँ, तुम तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डॉक्टर डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजियों से। तो कहते मैंने तो पूछ ली बंसी से, आप भी बुलाकर पूछो उसे, डांट कर कहो, है ना, मेरी तो बात वो मानता नहीं है। मैंने कहा कि अच्छा तुझे क्या कहना, वह कहूँ कि ला भाई पाजिया दे दे। श्रीमती जलाकर बोली कि हो चुका सब कुछ, तुम्ही ने तो उस नौकर की जान को सहजार बना रहे हो, अपने सिर पर बिठा रखा है, नौकर की जान को सिर पर बिठा रखा है, उसे तुम कुछ कहते नहीं हो। डांट फटकार नौकर ऐसे सिर पर चढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? मैंने पूछा तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला और 16 में से 15 आने ये बंसी है। अब देखो भ्रम की स्थिति, गलत फहमी यहाँ पैदा होती है मुन्नी की माँ को कि पाजेब उसने कहाँ रखी थी, संभाल के रखी थी बक्से में। अरे भाई बक्से में संभाल के रखी थी तो बक्से में से निकल कर नहीं आ सकती है पाजेब, तो कहती है जरूर निकाली है। और सारा इल्जाम किसके आ रहा है? बंसी पे आ रहा है, क्योंकि वो वहाँ मौजूद था। अब बेचारा बंसी जिसने पाजेब को देखा तक नहीं था, वो कैसे स्वीकार करेगा? वो कैसे मानेगा कि हाँ उसने पाजेब ली है? वो इनकार करता है कि नहीं ली मैंने। बंसी से पूछा जाता है तो मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से पूछा, तो कहते भाई बंसी ने इनकार करता है तो कम से कम अपने बेटे आशुतोष से तो पूछ लो, कहीं उसने तो नहीं रख दी है इधर उधर, कहीं उसने तो नहीं निकाल ली है, किसी को दिखाने के लिए ले ली होगी। बोली पूछा था, वह तो खुद ट्रंक बक्स के नीचे घुस घुस कर ढूंढ रहा है, अगर उसे पता होती तो दे देता, वो तो खुद मेरे ढूंढने में है, वो मदद कर रहा है। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। अब पिता कहते हैं कि आशुतोष को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक है, हो सकता है उसने पतंग के लालच में उस पाजेब को किसी को दे दिया हो, पतंग खरीदने के चक्कर में उस पाजेब को बेच दिया हो। बोले कि तुम तो उसे बताते बरसते हो नहीं, उम्र हो रही है, वह क्यों ही रह जाएगा तुम ही तो उसे पतंग की शह देते हो। कहते तुम ही तो हो उसे शह देने वाले, उसे बढ़ावा देने वाले। शह देना मतलब बढ़ावा देना, कि उसे पतंग उड़ाने में बढ़ावा देने वाला आप ही तो हैं। बोले कि नहीं मिलती तो मैं बता देता। खैर बातों बातों मालूम है कि उससे शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। अब बातों बातों में पता चलता है कि उसी दिन उसी शाम को आशुतोष है वो डोर और पतंग खरीद के लाया। अब तो उसका जो शक आशुतोष पे जा रहा था वो और मजबूत होता चला जाता है कि भाई आशुतोष पतंग लेके आया या डोर लेके आया, तो उसके पास पैसे कहाँ से आए, कैसे लेके आया वो? तो उसका जो भ्रम चल रहा था, जो संदेह आशुतोष पर किया जा रहा था, वो अब और पक्का होता चला जा रहा था। श्रीमती ने कहा ये तुम्हें उसने पतंग की जाती बस सारे दिन पतंग पतंग पतंग, कभी उसे बिठाकर कोई सबक भी सिखा दीजिए, कर लीजिए। मैं सोचूं कि एक दिन तोड़ ताड़ कर सबके डोर और पतंग, तो सारे वक्त वही धुन लगी रहती है। मैंने कहा मैं छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर गंभीरता से पूछा, वो गया तो उसको बेटा पाजेब नहीं मिल गया, तुमने तो नहीं देखी, तुमने तो नहीं ली। वह घुमा हुआ जैसे नाराज, उसने सिर हिलाया, उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। अब बेटा था चुपचाप हो जाता है, गुम हो जाता है चुपचाप, और बिना बोले ही गर्दन हिला देता है कि नहीं ली, नहीं ली, गर्दन हिला देता है, मुंह नहीं खोलता है। मैंने कहा कि देखो बेटे की हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। अब पिता थे बड़े प्यार से उसे समझाने, स्नेह से समझाने कि बच्चे हैं वो स्नेह
देखो अगर तुमने ली है तो वो बता दो, है ना, अपने ही बाजे पर, अपने ही घर की बात है। अगर तुमने ली हो तो बता दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, है ना। उसका मुंह और भी खोल के अपना गुम बैठा रहता है। मैंने उस समय उस तरह के सिद्धांत बनाए, मैंने इसलिए किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोज का अधिकार नहीं है। बड़ी अच्छी पंक्ति है यहाँ कि मैंने मन में उस समय तरह के सिद्धांत है, तो कहते वो चुप रहा, बोला नहीं, तो मेरे मन में अनेक तरह के विचार आते हैं, अनेक तरह के सिद्धांत आते हैं, लेकिन मैंने बड़े ही गंभीर स्थिर होकर कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, दंड का अधिकार है वो नहीं होना चाहिए, रोष नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपराधी है तो उसके प्रति विनम्रता से उसे पूछताछ करनी चाहिए, विनम्रता का व्यवहार बनाना चाहिए, न कि उस पर गुस्सा करे। गुस्सा करने से शायद वो अपनी बात नहीं कह पाता है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, प्रेम से ही अपराध वृत्ति है उसको उस पर काबू किया जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है, सदा उसमें स्नेह के व्यवहार रखना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा तो तुम घबराओ नहीं, सब सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। पिता है वो तरह तरह के तर्क वितर्क करने, तरह तरह के सिद्धांत नियमों के द्वारा उसे बात करवाना चाहते हैं। बेटा अच्छे बच्चे सच
चुन्नू को दिखाई ना, हाँ उसने फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। तो हाँ अब देखो अपराध पे अपराध स्वीकार करता चला जा रहा है वो। फिर पिता कहते हैं कि तुमने चुन्नू को दी, तो कहता है हाँ। चुन्नू ने माना कि इसे बेचेंगे, तो उसने कह दिया कि हाँ कहाँ बेचने का कहा, तो कहता है कि मिठाई वाले को बेचने को कहा। क्या नहीं पतंग लाएंगे, अच्छा पतंग को, हाँ तो उसी के पास होनी चाहिए ना, हाँ पतंग वाले के पास होगी, जाओ बेटा उससे ले आओ, है ना, हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था, उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। अब देखिए इस तरह से वो तर्क वितर्क है वो चलता है कहीं न कहीं। अब उसने बात तो कबूल कर ली है, अत्यधिक प्रेम के कारण, माता पिता के स्नेह के कारण, कहीं न कहीं उसे इनाम का प्रलोभन भी था, लालच भी था, उसके कारण वो पाजेब को लेने का जो असत्य बात थी उसे भी वो कबूल कर लेता है और एक अपराधी की भांति अपने माता पिता के सामने साबित हो जाता है। अब वो लेकिन वो कहीं न कहीं ये जानता है कि उसने पाजेब न तो चुन्नू, उसने पाजेब दी है, न चुन्नू को दी है, न मिठाई वाले को दी है, न पतंग वाले को दी है। तो वो बार-बार यही बात कहता है, अगर उनके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देंगे, अगर चुन्नू के पास पायल नहीं हुई तो वो कहाँ से देंगे, है ना। तो इस तरह से पूरी बात है वो आगे से आगे बढ़ती है। देखिए पाठ है वो बहुत लंबा है, अगर हम पूरे पाठ को पढ़ते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। इसका कुछ भाग हमने आज पढ़ा है और बाकी का हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आगे का जो पाठ आगे की कहानी है उसको हम आगे विस्तार है उसका कल पढ़ेंगे। इसका अंत हम देखेंगे कि वास्तव में आशुतोष है वो एक अपराधी की तरह ही रह जाता है या सच है वो सामने आता है, किस प्रकार से आता है, क्या पतंग वाले को बुलाया जाता है, क्या चुन्नू के पास जाया जाता है, क्या चुन्नू की माँ है उस पर क्या प्रतिक्रिया करती है और किस प्रकार से संपूर्ण स्थिति है वो स्पष्ट होती है। ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर भी हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।